नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हम मेनली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज जो है ये पहला पार्ट है, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी डिमांड कैसे हुई और इसका कॉम्पोजिशन कैसा था, इसकी वर्किंग क्या थी, कमिटीज़ जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो किस प्रकार काम करती थी और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके इनेक्टमेंट की, इन्फोर्समेंट की और उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो भारत का संविधान है उसकी बनने की प्रक्रिया, आखिर उसकी जड़ें क्या है, कहाँ से ये शुरुआत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसकी डिमांड कहाँ से शुरू होती है। तो ये बात है 1934 की। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त, उन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें कि उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड रखी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो कि खुद हमारे अपने लिए, अपने देश के लिए एक संविधान बनाए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की, जिसमें कि उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये घोषणा की कि भारत को अपना खुद का एक संविधान बनाना चाहिए जिसमें कि बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये इलेक्टेड होगी, और वो भी किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था डिस्कस करके कि उस वक्त क्या था कि उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी हुआ करती थी। शुरुआत में तो सिर्फ उन्हीं को अधिकार थे जो टैक्स पे करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, कुछ जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाद में जैसे कि हमने देखा 10% ऑफ द पॉपुलेशन कर दिया गया। लेकिन नेहरू जी ने जो डिक्लेरेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको बनाएंगे। तो ये डिक्लेरेशन 1938 में उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद 1914 में एक अगस्त ऑफर आता है, जिसमें कि ये डिमांड रखी जाती है। डिमांड जो होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की उसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ब्रिटेन होता है, वो एक पार्टी होती है, और उस युद्ध में ब्रिटेन को भारत के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडियन लीडर्स जो होते हैं वो उस वक्त बिल्कुल भी मूड में नहीं होते, क्योंकि वो चाहते थे इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ जो इनकी डिमांड चल रही आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अगस्त ऑफर आया था 1942 में। फिर क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो बात इन्होंने स्वीकार की थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। साथ के साथ इन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंस तो नहीं, लेकिन आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह होंगे, मिलिट्री वगैरह होगी, वो सब जो क्राउन होगी उनके अंडर में होगी। आप वैसे अपना इंटरनल गवर्नमेंट जो होगी वो आपकी होगी। तो ये कुछ इस तरह की बात इसमें की गई थी। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की डिमांड को सीरियसली ले रहे थे, और इन्होंने तो 1940 में अगस्त ऑफर में इसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों ही ऑफर्स क्या थे, रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए? जैसे कि मैंने बताया, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और हमारे जो लीडर्स थे वो उस वक्त कह रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस वजह से जो ये दोनों ही ऑफ़र थे, क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर, दोनों ही रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद 1946 में फाइनली क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भेजा जाता है इंडिया में, और ये एक स्कीम रखते हैं, और वो जो स्कीम होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की,
उसको लगभग लगभग उस वक्त की जो दो मेजर पार्टी होती हैं, आईएनसी और मुस्लिम लीग, वो दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरीके से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है उसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाई जाती है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जैसे कि अभी हमने देखा ना, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 389 रखी जाती है, सॉरी हाँ, टोटल स्ट्रेंथ 389 होती है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा ये 389 में किस तरीके से सीटों को बांटा जाता है। 296 जो सीट होंगी वो तो होंगी पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया, और 93 जो होंगी वो होंगी प्रिंसले स्टेट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, उस वक्त जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो उस वक्त किस तरीके से वो शासन करते थे। एक तो प्रिंसले स्टेट होते थे, जो कि वहाँ के जो राजा होते थे वो अपना शासन तो चलाते थे, लेकिन उनके ऊपर वो ब्रिटिश पैरामाउंट्सी को एक्सेप्ट करते थे। और एक और इसके अलावा इंडिया में वहाँ पे उस वक्त प्रोविंस हुआ करते थे जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स का। तो उनमें 296 जो होगी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए हो गई और 93 प्रिंसले स्टेट्स की हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो 389 सीट्स टोटल थी। अब क्या हुआ, इसमें जो हमने देखा ना 296 जो सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया के लिए, इसको भी डिवीज़न किया गया था। कैसे? क्योंकि उस वक्त 11 प्रोविंसेस थे, टोटल 11 प्रोविंसेस, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 थे। तो इसमें ध्यान रखिएगा 292 जो सीट्स थी वो जो थी 11 प्रोविंसेस के लिए थी, और 4 सीटें जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थी। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सीट जो थी वो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए हो गई। तो इस तरीके से टोटल जो था सीटों का बंटवारा किया गया था। अब इसके बाद हम बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स जो थी, नंबर ऑफ सीट्स टू ईच प्रोविंस और प्रिंसले स्टेट्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। यानी कि अब हमने ये तो देख लिया कि ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रोविंसेस थी, उसमें टोटल 292 सीट्स थी, लेकिन हर प्रोविंस को कितनी सीट मिलेगी या हर प्रिंसले स्टेट में कितनी सीट्स होंगी। तो इसका जो निर्धारण था ये जो है ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। और जनरली ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि हर 10 लाख पर एक सीट इन्होंने रख दी। इस तरीके से इन्होंने इस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया। अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम। सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग मुस्लिम सिख जनरल्स। यानी कि जितनी भी सीटें थी ब्रिटिश प्रोविंस में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रिंसली स्टेट की बात नहीं हो रही, ब्रिटिश प्रोविंस की बात हो रही है। तो ब्रिटिश प्रोविंस में जितनी भी सीटें थी वो किस में बटेंगी? मुस्लिम, सिख और जनरल। तो जनरल किस में आते थे? जनरल मुस्लिम और सिख को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जनरल माने जाते थे। अब ऐसा क्यों था? जैसा कि हमने देखा था 1909 और 1919 में, जो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था और 1909 में जो इनका एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, है ना, जिसमें कि इन्होंने मुस्लिम सिख्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, और उसमें कहा था कि जो इनके लीडर्स होंगे इनको सिर्फ इनको सिर्फ इनकी कम्युनिटी के वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर थी, और इसी सिस्टम की वजह से जो सीटें थी मेनली 3 कम्युनिटीज़ में बांटी गई थी। मुस्लिम सिख तो 2 कम्युनिटी होगी, बाकी जनरल को दे दी गई। इसके अलावा इसमें यह था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसले स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसले स्टेट। यानी कि जो प्रिंसले स्टेट्स में जो भी सीट्स थी उनमें जो भी लोग होंगे वो उनको नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसले स्टेट्स द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉमिनेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट, representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly। अब एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे जो प्रोविंस की बात हो रही है, तो प्रोविंस का मतलब पहली चीज़ तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था कि डायरेक्ट लोगों ने चुना, ऐसा नहीं था। उस वक्त जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेचर होते थे उनके जो मेंबर्स होते थे वो वोट देंगे किसको? जो भी इलेक्ट किया जाना है। तो यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उस वक्त, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो वोट देते थे, वो उनको अधिकार था वोट देने का कि वो वोट देकर चुनेंगे, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब इसमें ये कहा गया था कि
अगर कोई सीट किसी एक कम्युनिटी की है तो उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट दे सकते हैं, कोई दूसरे कम्युनिटी का उसको वोट नहीं देगा। तो ये सारी बातें जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये वही चीज़ है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें यह था कि जो वोटिंग मेथड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा सिस्टम होता है वोट का जिसमें कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पहले तो एक कोटा दिया जाता है कि आपको इतना कोटा जो है वोट लेना है। दूसरी चीज़ इसमें ये होता है कि जो वोटर वोट दे रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं तो उनको किसी एक को वोट नहीं देना, उसमें उनको प्रेफरेंस बतानी है चारों की। और इस केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस के हिसाब से सभी को वोट दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए जो कोटा निर्धारित किया गया था, अगर कोई भी उस कोटे तक नहीं पहुंचता है तो इस केस में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस वाला जो कैंडिडेट होता है उसके वोट बाकियों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। आगे आने वाली किसी वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड को यहाँ पर अपनाया गया था। दूसरा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ये पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी। तो कम्प्लीटली इलेक्टेड नहीं थी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पार्टली इलेक्टेड कैसे थी, जैसे कि हमने देखा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे। दूसरी चीज़ हमने देखी जो प्रिंसले स्टेट्स थे वहाँ पे नॉमिनेशन करेंगे, जो हेड होंगे, जो प्रिंसले स्टेट के जो हेड होंगे वो नॉमिनेट करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं वो है इलेक्शन, कि भाई अब इलेक्शन कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। डायरेक्ट लोगों ने वोट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब जैसे आज के समय में हमारे यहाँ राज्यसभा में मेंबर्स हो गए जो चुने जाते हैं, या जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम जो आम इंसान होते हैं, जो कॉमन पर्सन होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें। कौन पार्टिसिपेट करता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनते हैं, एमपीज़ एमएलएज़, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो देते हैं उनको वोट। तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली वोट हुआ था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो इलेक्शन है ये 296 सीट्स के लिए हुआ था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स थी, प्रिंसले स्टेट की सीट्स नहीं थी। और ये इलेक्शन कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अब इसका जो रिज़ल्ट आया था, इसमें देखिए आईएनसी जो है इसने लगभग कितनी सीट्स जीती, आईएनसी ने जीती लगभग 208 सीट, मुस्लिम लीग ने 73, और बाकी जो बच गई वो अदर जो पार्टीज़ थी उन्होंने 15 सीट्स जीती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आईएनसी की जो मेजोरिटी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कितनी ज़्यादा है। आईएनसी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। उसका कारण भी ये था कि आईएनसी उस वक्त बहुत बड़ी पार्टी थी, और मुस्लिम लीग क्योंकि ये इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर बेस्ड थी, तो जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज़ थे वहाँ पे ये जीत कर आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा आप, वो ये है कि 93 सीट्स जो थी प्रिंसले स्टेट्स की वो फिल नहीं हो पाई थी। अब 93 सीट्स फिल क्यों नहीं हो पाई थी, इसका क्या रीज़न था, इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि प्रिंसले स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि उस वक्त तक ब्रिटिशर्स की तरफ से ये डिक्लेरेशन नहीं दी गई थी कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। जैसा कि हमने देखा था ना, क्लेमेंट एटली ने जब फरवरी 1946 में घोषणा की थी उस वक्त जाके, और उसके बाद जब 3 जून प्लान आया था, जब पार्टीशन की बात हो गई, तब तक ये चीज़ें श्योर हो गई थी कि हाँ अब जो है आज़ादी तो मिलेगी। और तो इस तरीके से प्रिंसले स्टेट ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें अगली चीज़ समझनी है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। इट हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल सेक्शन, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, एसटीज, वुमेन, सभी इसमें शामिल थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कि अक्सर लोग नहीं जानते, कि महात्मा गांधी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। चलिए, अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन के तैयार हो गई है, और अब इसका कामकाज कैसे होगा।
तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो बाइकआउट करती है। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न होता है बाइकआउट करने का कि इनकी जो डिमांड चलती है ना सेपरेट पाकिस्तान की, उसकी वजह से ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन ही नहीं करते। और दूसरा रीज़न आप ये भी कह लीजिए कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कम थे, क्योंकि हमने जैसा कि देखा सिर्फ 73 सीट्स ये लेकर आए थे, तो इतनी सीट्स पर तो ये वैसे ही परेशान थे। तो इसलिए क्या था कि ये इन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट किया। तो ये जो मीटिंग थी मेनली उस वक्त ये 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड की थी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस वक्त सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस असेंबली के, उनको बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको कि बोलते हैं, पास तो नहीं लेकर आए थे उसी दिन, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इसमें इन्होंने कई तरह के पॉइंट्स रखे थे। जैसे कि हम बात करते हैं ना आज के समय में, जैसे हमारा प्रीएम्बल्स है, उसमें कई तरह की बातें इसमें हो रखी हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल राइट, सोवरेन इंडिया, है ना, यूनियंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई थी, है ना। तो इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप कह सकते हैं आज के समय में जो हमारा प्रीएम्बल्स है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है आज के रूप में हम प्रीएम्बल को देखते हैं। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। और यहाँ पे लिखा भी देखिए, इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो सबसे पहला चेंज आया था कि हमारी अब जो असेंबली है वो एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई है। फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनने का मतलब ये है कि इससे पहले जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी कैसे थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कि कैबिनेट मिशन आया था, उसमें उन्होंने प्रपोज़ल रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके बाद इलेक्शन हुए थे, है ना। तो ये सारा कुछ हुआ था। तो ये क्या था, ये एक ब्रिटिशर्स का एक प्लान था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो अभी तक तो ये सॉवरेन नहीं थी, अभी तक ये अंडर ब्रिटिश जो भी है क्राउन, उसके अंडर में ही थी, क्योंकि उनके प्लान के अंडर में ही सारा कुछ हो रहा था। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है एक सॉवरेन बॉडी बन चुकी है। इनके ऊपर जो है किसी का कोई प्रेशर नहीं है, अभी अपने हिसाब से किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो देश के लिए सबसे सूटेबल बेस्ट होगा वो बना सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी असेंबली है ये अब एक लेजिस्लेचर बॉडी भी बन गई है। लेजिस्लेचर बॉडी का मतलब ये है कि अब ये दो काम करेगी। कौन कौन से दो काम करेगी? सबसे पहला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था। दूसरा है इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरीज लॉज फॉर द कंट्री, यानी कि क्योंकि अब अंग्रेज भी जा चुके हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ उसके बाद, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार नहीं हुआ था तब तक। तो उस समय तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, ये एक तरीके से उस वक्त आप कह सकते हैं ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे थे, और इन्हीं को पावर थी ऑर्डिनरीज लॉज भी बनाने की देश के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। अब देखिए हमारी जो ये असेंबली है, क्योंकि इनको दो काम दिए जाते थे, तो ये दोनों काम अल्टरनेट डेज में करते थे। एक दिन जब भी असेंबल होते थे, और जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी असेंबल होते थे, इनकी मीटिंग होती थी, उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब इनकी मीटिंग एज अ लेजिस्लेचर होती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी, तब इनके जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे जीवी मावलंकर। ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये टू फंक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो दो फंक्शन है ये कब तक चलते रहे? 26 नवंबर 1949। ठीक है। यहाँ पे 1946 है, इसको 1949 पढ़ेंगे हम। तो 1949 तक इसी तरीके से जो हमारी असेंबली वो काम कर रही थी। अब क्या होता है, अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आगे चल के। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलता है इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से, वही होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है वो अब यहाँ से विड्रॉ कर जाती है। क्यों विड्रॉ कर जाती है? क्योंकि दो डोमिनियंस बनते हैं ना, पाकिस्तान और भारत। तो जो मुस्लिम लीग के लोग होते हैं
वो इसको यहाँ से चले जाते हैं और वो जो उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है पाकिस्तान के लिए, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, अब जो स्ट्रेंथ होती है टोटल वो घट के सिर्फ 299 रह जाती है, पहले 389 थी ना। और उसमें जो इंडियन प्रोविंसेस होती हैं उनकी सीट सिर्फ 229 रह जाती है, जो कि ओरिजिनली 296 थी। प्रिंसले स्टेट अब सिर्फ 70 सीट्स रह जाती है, जो कि ओरिजिनली 93 थी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के 11 सेशंस हुए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और इस पूरे समय जो 11 सेशंस थे इसमें टोटल टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था। और वहीं हम बात करें इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, तो उस वक्त जो टोटल कॉस्ट आई थी 64 लैक्स थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट था। ठीक है, हमें आप इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। फाइनल सेशन जो हमारा हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो होता 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद ये एज अ प्रोविज़नल पार्लियामेंट ही काम कर रही थी, क्योंकि जो हम 26 जनवरी 1950 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हुआ, और क्योंकि उस वक्त तक इलेक्शन भी नहीं हुए थे तो कोई नई पार्लियामेंट थी नहीं, तो इसलिए जो हमारी असेंबली थी इसी को एज अ प्रोविज़नल पार्लियामेंट इन्होंने देश को चलाया टिल जो इलेक्शन हुए थे, अगले इलेक्शन तक इन्होंने इस चीज़ को चलाया। और जो हमारी नई जब पार्लियामेंट आई तो उन्होंने इसकी जगह ले ली। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं फंक्शंस पे कि हम्म, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है और क्या क्या इसके फंक्शंस थे। तो अभी तक तो हमने दो फंक्शन देख लिए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो था ही था, साथ के साथ लेजिस्लेचर बॉडी भी थी हमारी ये। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे कि कुछ काम इन्होंने किए थे, जैसे कि इन्होंने सबसे पहला काम किया था, इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। नेक्स्ट, इट adopted द नेशनल फ्लैग ऑन July 22 1947। Third important काम, it adopted the national anthem on January 24, 1950. It adopted the national song on January 24, 1950. एंड फाइनली एक इम्पॉर्टेंट वर्क हमें देखना है, वो है कि इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन January 24, 1950। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं कमिटीज़ की। देखिए, कमिटीज़ में सिर्फ एक ही कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी कमिटीज़ हैं उनको आप मेजर और माइनर कमिटीज़ में बांट दीजिए। मेजर कमिटीज़ में जैसे कि यहाँ पे मैं दिख रहा है आपको, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके चेयरपर्सन भी आप देख लीजिएगा, आप याद कर सकते हैं तो इनको याद भी कर लीजिएगा, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल, है ना, इन सब चीज़ों पे, जिसके कि चेयरपर्सन सरदार पटेल थे, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी कई सारी सब कमिटीज़ थी, 5 सब कमिटीज़ थी। तो इन सब का आपको ध्यान में रखना है, और इनके जो चेयरपर्सन थे अगर आप याद कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर कुछ माइनर कमिटीज़ थी जिनकी संख्या लगभग 13 थी, इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करें तो ये कब बनी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। अब ड्राफ्ट क्या होता है आप सबको पता है, जैसे हम कहते हैं ना ब्लू प्रिंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, मान लीजिए घर ही बनाते हैं, बिल्डिंग्स। तो जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, खांचा तैयार किया जाता है ना। जैसे कि अगर छत डलनी है तो उसके लिए पहले एक सरिये का एक पूरा खांचा तैयार किया जाता है ना, और पिलर्स डाले जाते हैं, सरिये, नींव डाली जाती है, उसमें सरिया डाला जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक खांचा तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट, है ना। इसी को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ पहले रखी जाएगी, कौन सी चीज़ बाद में रखी जाएगी, है ना। किस तरीके से चैप्टर्स को अरेंज किया जाएगा, या आर्टिकल्स को अरेंज किया जाएगा, या जो लिस्ट होती हैं इसमें वो सब कैसे होंगी। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का मेन काम था ड्राफ्ट तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसका था मेन काम, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग 6 मंथ से भी कम टाइम लिया था इस ड्राफ्ट को तैयार करने में, और कुल मिला के 141 डेज तक ही
इनकी जो थी मीटिंग चली थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी कमिटीज़ हैं उनमें से, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम इन्हीं का था। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। जैसे कि हमने आज के डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिमांड है वो कैसे रखा गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उसका कॉम्पोजिशन हुआ, फिर इलेक्शन की बात की हमने, और फाइनली हमने फिर कमिटीज़ भी पढ़ी कि क्या क्या कमिटीज़ थी, इनके फंक्शंस क्या थे, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आने वाली वीडियो में हम बाकी चीज़ें बात करेंगे, जिसमें कि हम इनेक्टमेंट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्फोर्समेंट देखेंगे, और इसके जो क्रिटिसिज्म है वो जरूर डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।